सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 4 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीत लिया है। तो आंसर होगा सौराष्ट्र ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022। याद रखना इसको, सौराष्ट्र ने जीता है। दूसरी बार सौराष्ट्र ने जीता है, पहली बार इसने 2019-20 में जीता था। बात करें सौराष्ट्र ने किसे हराया, महाराष्ट्र को हराया। और इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे ऋतुराज गायकवाड़। ये महाराष्ट्र टीम के कप्तान हैं। इसका फाइनल हुआ है भारत का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद गुजरात में। और आपको बता दूं ये जो विजय हजारे ट्रॉफी है इसको रणजी वनडे ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है। और अगर मैं आपसे पूछूं अभी रणजी ट्रॉफी को किसने जीता, मध्य प्रदेश ने जीता मुंबई को हरा करके। इसी तरह से आपको याद आएगा ईरानी ट्रॉफी, इसको जीता है शेष भारत ने सौराष्ट्र को हरा करके। अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पड़ा था, उसको मुंबई ने जीता है हिमाचल प्रदेश को हराकर। और दुलीप ट्रॉफी की बात करें तो इसको जीता है वेस्ट जोन ने साउथ जोन को हराकर। और आईपीएल जो अभी 2022 में हुआ था, 15वां संस्करण था, भारत में हुआ था, उसको गुजरात टाइटंस ने जीता है राजस्थान रॉयल को हराकर। वहीं मेंस एशिया कप 2022 जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात में हुए थे, उसको श्रीलंका ने जीता है पाकिस्तान को हरा करके। और वुमेन्स एशिया कप 2022 का खिताब जीता है भारत ने। ये कहाँ पे हुआ था, बांग्लादेश में। इसको भारत ने जीता है श्रीलंका को हराकर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स मूवमेंट नाम की बुक को किसने लिखा है। तो आंसर होगा शेखर पाठक ने। तो अभी 2 दिसंबर 2022 को कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुस्तक पुरस्कार 2022 से द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स मूवमेंट नाम की बुक को सम्मानित किया गया। इस बुक को इतिहासकार और वन संरक्षण कार्यकर्ता शेखर पाठक ने लिखा है। ये जो कमला देवी पुरस्कार है ये किसी भी देश के लेखक को आधुनिक या समकालीन भारत पर लिखे उत्कृष्ट साहित्य के लिए दिया जाता है। इसमें पुरस्कार के रूप में 15 लाख रुपए की राशि मिलती है। चिपको आंदोलन आपको बताएं ये कब हुआ था, 1973 में। कहाँ पे हुआ था ये, उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में। वैसे अब ये उत्तराखंड में आता है, वहां पे ये शुरू हुआ था। और एक नाम जरूर याद रखना, सुंदर लाल बहुगुणा, उन्होंने इसका नेतृत्व किया था, जिनका अभी पिछले साल 2021 में कोविड-19 के कारण निधन हो गया था। अच्छा, एक प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि चिपको आंदोलन ये मूल रूप से किसके खिलाफ था, पेड़ों की कटाई के खिलाफ था ये। और अगर आपसे पूछा जाए कि अमृता देवी बिश्नोई इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था, खेजड़ली आंदोलन। 1730 की बात है, राजस्थान के मारवाड़ में खेजड़ली गांव में हरे भरे पेड़ों को जोधपुर के जो महाराजा थे उनके द्वारा काटे जाने से बचाने के लिए अमृता देवी और उनकी 3 बेटियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। अच्छा, बाकी हम बात करें अभी असगर वजाहत की, तो व्यास सम्मान इनको मिला था इनके उपन्यास महाबली के लिए। और खालिद जावेद की बात करेंगे, 2022 का JCB साहित्य पुरस्कार मिला इन्हें, ये उर्दू उपन्यासकार हैं। और शेहान करुणा तिलेका ये श्रीलंका के लेखक हैं, इन्हें अभी अपने नॉवल द 7 मून ऑफ माली अल्मेडा के लिए बुकर पुरस्कार 2022 मिला है। वहीं इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 किसे मिला, गीतांजलि श्री को, उनकी बुक टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए, जिसका अनुवाद किया है डेजी रॉकवेल ने। अगर मैं आपसे पूछता कि भी बताओ 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार किसे मिला, तो आंसर करते आप डॉक्टर माधव हाड़ा को, उनके कृति पचरंग चोला पहर रखी री के लिए। और 2021 के लिए 31वां बिहारी पुरस्कार मिला है मधु कांकरिया को, हम यहाँ थे के लिए। तो ये भी आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे, चलिए फिर बताइए अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया गया। तो आंसर होगा 3 दिसंबर को। तो हर साल 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के रूप में मनाया जाता है। तो ये दिन समाज और विकास के प्रत्येक स्तर पर दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देने पर जोर देता है। इस बार की थीम क्या है, थीम बड़ी लंबी है लेकिन आप ये स्टार्टिंग का याद रख लो, समावेशी विकास के लिए परिवर्तनकारी समाधान, ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशन फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। अच्छा, अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि अभी किस IIT ने विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जॉब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है स्वराज एबिलिटी उसको लॉन्च किया था, आंसर होगा IIT हैदराबाद।
और अगर आपसे पूछे किस आईआईटी ने विकलांग लोगों के लिए भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन बनाया है, तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास। और उसका नाम क्या है उस वाहन का? नियोबोल्ट। और आपको याद होगा दुनिया के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री होंगे जॉन मैकफॉल। ये ब्रिटिश पैरालंपिक धावक हैं और इन्हें यूरोपियन स्पेस एजेंसी अंतरिक्ष में भेजेगा। ये नाम आप जरूर याद रखना। बढ़ते आगे। और हाँ गाइस, आप देखोगे ये जो आज डिजिटल पेन है जिससे मैं लिख रहा हूं, ये थोड़ा सा लैग कर रहा है। तो हो सकता है मेरा बोलना और यहाँ पे लिखना ये आपको आगे पीछे मिसमैच होता हुआ दिखाई दे सकता है। और कल वाला जो वीडियो है आपको लेट नाइट में मिला था। एक्चुअली में सिस्टम खराब होने के कारण सब कुछ गड़बड़ हो गया है, क्योंकि पिछले 10-15 दिनों से सिस्टम काफ़ी दिक्कत दे रहा था। वायरस आ गए थे, हैंग हो रहा था, लैग कर रहा है, चीज़ें खुल नहीं रही है टाइम पे। मोस्टली मैं आपका जो वीडियो है लगभग 6-6:30 के आसपास बना लेता हूँ, लेकिन अपलोड करने में, रेंडरिंग करने में, आप तक पहुँचाने में ये आधा 1 घंटा अभी तक ले रहा था। लेकिन लास्ट आते आते इसने अपना टाइम बढ़ा दिया। मतलब इतना हैंग होने लग गया, इतना लैग करने लग गया, चीज़ें ओपन नहीं हो रही कि आप देखोगे जो लास्ट फ्राइडे वाला वीडियो था, बना मैंने 6-6:15 के आसपास बना लिया था, लेकिन वो आप तक कब तक पहुंचा था? 9:30 के आसपास तक। तो आप देखो कितना समय ले रहा था। फिर लास्ट में थक हार के मुझे दुकान पे जाना पड़ा इसे रिपेयर करवाने के लिए। उन्होंने कहा इसको छोड़ के जाना पड़ेगा 1 दिन के लिए। तो फिर मुझे लगा वैसे भी इतना लैग कर रहा है, टाइम तो वैसे भी वेस्ट हो रहा है, तो 1 दिन सुबह मॉर्निंग में नहीं जाएगा, शाम तक या दिन तक मैं दे दूंगा। इसीलिए कल मॉर्निंग का वीडियो आपको नहीं मिला था। अब उससे बड़ी समस्या क्या हो गई, उन शॉपकीपर ने मुझसे बोला था, मैंने पूछा था इससे कोई डेटा तो नहीं उड़ेगा ना, कोई एप्लीकेशन तो नहीं उड़ेगी ना? तो उन्होंने मना कर दिया नहीं उड़ेगा। लेकिन जब मैं कल लेने गया तो उन्होंने कहा भैया सब कुछ उड़ गया, ऐसा ऐसा वैसा वैसा हो गया। मतलब इसमें जो भी रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर था, जो भी पेन का सॉफ्टवेयर था, वो सब खाली हो गया, पूरा खाली करके दिया इन्होंने। तो एक एक चीज़ें मुझे फिर से डालनी पड़ी। अभी ये डिजिटल पेन का ड्राइवर मैंने डाला है, फिर भी पता नहीं क्यों लैग कर रहा है। और ये सब तो ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई, अपना जो भी डेटा था वो सब उड़ चुका है। पावर पॉइंट वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब उड़ा दिए। जो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर था उस पर मैंने आपके जो वीकली वाले वीडियोज़ हैं, वीकली करंट अफेयर्स वाले, वो नवंबर तक, हाफ नवंबर तक तो हमने अपलोड कर रखे हैं। उसके बाद के मैंने बना के रख रखे थे। उनको फाइनल रेंडरिंग नहीं किया था क्योंकि ये बहुत समय ले रहा था, लेकिन मैंने उसको उसी लाइब्रेरी में सेव करके रख लिया था। तो वो सब उड़ चुका है। मतलब मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। कल का जो पीडीएफ मैंने बनाया था, कल वीडियो बनाया तो उसके लिए टाइप किया, बस वो पीडीएफ मेरे पास बचा है। ना कोई वीडियो है, ना पीडीएफ है, ना कुछ भी। और आप लोग कह रहे हो वो रिवीजन वाला वीडियो वो क्यों नहीं आ रहा है, तो उसका भी कारण यही है कि उसकी भी जो फाइल्स है करप्ट हो रही थी, खुल रही थी, आधी खुल रही थी, आधी नहीं खुल रही थी, इसलिए वो दिक्कत दे रहा था। और पहले तो आधी खुल रही थी, अब तो कुछ भी नहीं बचा। आप जानते हो उस वीडियो में, रिवीजन वाले वीडियो में डेली 40 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो 40 क्वेश्चन को टाइप करना बहुत समय लगता है। इसीलिए अब 2-3 दिन का समय मुझे और लगेगा, या 2-3 दिन का समय मैं लूंगा, ताकि एक्स्ट्रा मैं 2-3 दिन का मटेरियल पहले से तैयार कर लूँ और आपको फिर वीडियो पहुंचा पाऊँ। और आप में से जो मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो देखते हैं, आप वीकली करंट अफेयर्स वाला देख लो। 90% उसका मटेरियल वही होता है, 1-8 क्वेश्चन उसमें से हट जाते हैं, बस बाकी वही रहता है। क्योंकि अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा है, क्योंकि मैं खुद ही बहुत परेशान हूँ। कल दिन भर से लगा हुआ हूँ, रात तक आपका वीडियो गया था 11-12 बजे से, और फिर 11-12 बजे वो परसों वाला वीडियो दे करके इस वाले वीडियो की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और ये अब आप तक पहुँचेगा। और फिर मॉर्निंग में फिर दुकान वाले के पास जाऊँगा और उससे बोलूँगा भैया ये चीज़ें हैं, ये तो सही करके दे। ठीक है, अब कर भी क्या सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच में अग्नि योद्धा यानी कि अग्नि वॉरियर अभ्यास का आयोजन किया गया, तो आंसर होगा सिंगापुर। अग्नि योद्धा एक्सरसाइज, याद रखना, भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ। 13 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक ये चला, और ये इसका 12वां संस्करण था। बात करें हुआ कहाँ पे, फील्ड फायरिंग रेंज देवलाली, महाराष्ट्र में ये हुआ। वैसे आप जानते हो सिंगापुर के साथ हम कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं। एक सिम्बेक्स नाम का एक्सरसाइज हमने किया था इसी साल विशाखापत्तनम में। वैसे सिंगापुर के साथ बोल्ड कुरुक्षेत्र नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं, और एक सिटमैक्स नाम की एक्सरसाइज भी होती है। वैसे सिटमैक्स हम सिंगापुर और थाईलैंड दोनों के साथ करते हैं। मतलब इसमें 3 देश होते हैं, भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। सिंगापुर की कैपिटल होती है सिंगापुर सिटी, सिंगापुर डॉलर करेंसी है, और प्रधानमंत्री हैं ली सेन लूंग, और प्रेसिडेंट है हलीमा याकूब। और अभी आपको याद होगा सिंगापुर के टी राजा कुमार ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के प्रेसिडेंट बने थे, तो उनका नाम भी याद रखना। बाकी आपको याद है अभी उदार शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन हुआ था भारत और मलेशिया के बीच में, मलेशिया में हुआ था ये।
अभी अमेरिका के साथ हमने युद्ध अभ्यास नाम का एक्सरसाइज किया उत्तराखंड के औली में, और अमेरिका के साथ अभी वज्र प्रहार नाम का एक्सरसाइज भी किया हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। हिमाचल प्रदेश के बकलोह में खंजर नाम का एक्सरसाइज भी किया किर्गिस्तान के साथ में। ओमान के साथ अभी अल नजाह नाम का एक्सरसाइज किया हमने, राजस्थान में किया, और ओमान के साथ अल नगाह भी करते हैं और नसीम अल बहर नाम का एक्सरसाइज भी करते हैं। वहीं वियतनाम के साथ अभी विनबैक्स नाम का एक्सरसाइज किया था हमने हरियाणा में। बांग्लादेश के साथ संप्रीति नाम का एक्सरसाइज किया था बांग्लादेश में। अभी मालाबार एक्सरसाइज का आयोजन भी हुआ था नवंबर में, जापान में हुआ था, जिसमें क्वाड देश पार्टिसिपेट करते। क्वाड देश कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत और जापान। फ्रांस के साथ अभी गरुड़ एक्सरसाइज किया था राजस्थान में। गरुड़ शक्ति हमने किया था अभी इंडोनेशिया के साथ में। तो ये भी पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? तो आंसर होगा राजीव लक्ष्मण करंदीकर को। तो अभी भारत सरकार ने राजीव लक्ष्मण को 3 साल के लिए भारत के राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। अच्छा, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन कब होता है? 1 जून 2005 को। और आप जानते हो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है। और 29 जून को ही क्यों मनाते हैं ये दिन? क्योंकि भारतीय सांख्यिकी का जनक कहा जाता है पीसी महालनोबिस को। उनकी जयंती होती है 29 जून को। और वर्ल्ड सांख्यिकी दिवस यानी कि वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है हर 5 साल में एक बार। जैसे पहले 2010 में, फिर 2015, फिर 2020, अब 2025 में मनाएंगे। ये भी याद रखना। बाकी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष बने हैं तैयब इकराम नाम है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने जक्षय शाह नाम है। इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक बने डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम नाम है। याद रखना ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा हंसराज गंगाराम अहीर को। तो अभी हंसराज गंगाराम अहीर को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। वे कहां से हैं? वे महाराष्ट्र से हैं। वे 16वीं लोकसभा के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। और याद रखना, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। बाकी राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष बने किशोर कुमार बासा। 16वें अटॉर्नी जनरल बने आर वेंकटरमणि। और अभी दूसरे नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे अनिल चौहान। और चौहान से आपको एक नाम जरूर याद आएगा। चलो उनका नाम आप ही बताओ। मैं आपको प्रश्न पूछता हूं ऐसे है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के MD CEO का नाम क्या है? उनके नाम में चौहान आता है। और एक और चौहान है फागू चौहान। ये भी बताओ ये किस राज्य के गवर्नर हैं? आप बताओ, हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, 4 से लेकर 7 दिसंबर 2022 तक पहली G20 शेरपा बैठक ये कहाँ होगी? तो आंसर होगा उदयपुर। तो राजस्थान के झीलों की नगरी यानी कि उदयपुर ये 4 से लेकर 7 दिसंबर 2022 तक पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा। और बैठक की अध्यक्षता ये भारतीय शेरपा जो है अमिताभ कांत वो करेंगे। आपको बताया 2022 में भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। G20 की बात करें, इसकी स्थापना होती है 1999 में। ये 19 देशों का और एक यूरोपियन यूनियन का समूह है। यूरोपियन यूनियन इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको ब्रुसेल बेल्जियम में, जहां पे नाटो का हेडक्वार्टर भी है। लेकिन G20 का हेडक्वार्टर कहीं पे नहीं है। और बात करें 2022 में इसकी अध्यक्षता इंडोनेशिया के पास थी। उसने इसकी 17वीं बैठक की मेजबानी की। और अब 2023 में इसकी 18वीं बैठक भारत में होगी। कहाँ पे? नई दिल्ली में। अभी 1 दिसंबर 2022 से भारत इसकी अध्यक्षता संभाल चुका है। और इस बार इसकी थीम क्या होगी? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और इसके शेरपा बनाए गए हैं कौन? अमिताभ कांत। इसी तरह से आप याद रखना 2022 में बिम्स्टेक की बैठक कहां पे हुई थी? श्रीलंका में, श्रीलंका के कोलंबो में। ब्रिक्स की अध्यक्षता किसने की थी? यानी कि ब्रिक्स की अभी 14वीं बैठक हुई थी चाइना में। G7 की अध्यक्षता की है जर्मनी ने। वहीं आसियान की अध्यक्षता की है कंबोडिया ने। और 2022 में क्वाड देशों की जो चौथी बैठक है वो टोक्यो जापान में हुई। अगले साल 5वीं बैठक होगी ऑस्ट्रेलिया में। अभी 2022 में कोप 27 का आयोजन किया गया मिस्र में यानी कि इजिप्ट में। पिछले साल 2021 में कोप 26 का आयोजन हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड में। और अभी 2022 में इंटरपोल की 90वीं बैठक इसका आयोजन हुआ था भारत में।
भारत की नई दिल्ली में। और अगले साल 91 नंबर की इंटरपोल की जो बैठक होगी वो ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में होगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए कि अभी तीसरा ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन ये कहाँ पे होगा? तो आंसर होगा भारत में। तो दृष्टिबाधित लोगों के लिए आयोजित किया जाने वाला T20 वर्ल्ड कप 2022 का ये तीसरा संस्करण है। कहाँ पे? भारत में। 5 दिसंबर को शुरू होगा, जो कि 17 दिसंबर 2022 तक चलेगा। याद रखना ये इसका तीसरा संस्करण है। और बताओ अभी इसके ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? युवराज सिंह को। आप जानते हो अभी 4000 T20 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बने थे कौन? विराट कोहली। और अभी एक साल में 1000 T20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे सूर्य कुमार यादव। और T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने थे अयान खान, ये यूनाइटेड अरब अमीरात के हैं। जबकि रोहित शर्मा ये 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने थे। आपको याद है 2023 में महिला अंडर 19 T20 विश्व कप का पहला संस्करण होगा साउथ अफ्रीका में। और पूछे अगर आपसे कि 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने? किरोन पोलार्ड, वेस्ट इंडीज के हैं ये। और इसी तरह से 600 T20 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं ड्वेन ब्रावो, वे भी वेस्ट इंडीज से हैं। और अभी T20 वर्ल्ड कप 2022 जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, उसको इंग्लैंड ने जीत लिया है पाकिस्तान को हरा करके। ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए अभी हाल ही में भारतीय लागत लेखाकार संस्थान यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष किसे चुना गया? विजेंद्र शर्मा को। तो अभी विजेंद्र शर्मा को 2022-23 के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। इनके अलावा राकेश भल्ला इसके उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। बाकी इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की बात करेंगे यानी कि भारतीय लागत लेखाकार संस्थान की स्थापना उसकी होती है 1959 में। कोलकाता में इसका मुख्यालय मिलेगा आपको। अभी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे मल्लिकार्जुन खड़गे, याद है आपको। और अभी हमारी 27वीं नई लेखा महानियंत्रक कौन बनी है? कॉम्प्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं अंग्रेजी में। तो आंसर होगा भारती दास। SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD CEO बने हैं किशोर कुमार पोलूदासु। ये नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए हाल ही में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव कौन बने हैं? तो आंसर होगा संजय कुमार। तो अभी संजय कुमार ने स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने अनीता करवाल का स्थान लिया। अभी रक्षा सचिव बने थे गिरिधर अरमाने। रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी यानी कि सचिव बने अलका उपाध्याय। नए राजस्व सचिव रेवेन्यू सेक्रेटरी बने थे संजय मल्होत्रा। वैसे शिक्षा मंत्री कौन है हमारे? धर्मेंद्र प्रधान है। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। और देखो कल हुआ क्या। कल के वीडियो जो कल रात में मैंने आप लोगों को बना करके दिया, उसमें जो होमवर्क प्रश्न मैं आपको देता हूँ एक दिन पहले वाली शीट में से देता हूँ। अब एक दिन पहले वाली शीट मेरे पास थी नहीं, तो फिर मैंने उसका वीडियो खोला, वहां से स्क्रीनशॉट लिया और वो लगाया। वीडियो में देखना आपको साफ साफ अंतर नजर आएगा, क्योंकि आज की वीडियो में भी आप देखोगे तो यहाँ पे जो बीच में एक लोगो लगा हुआ होता है क्रैक एग्जाम का CE करके, वो भी आपको यहाँ पे मिस दिखेगा। और बीच बीच में आपने देखा होगा एक आध जगह नीचे आता है PDF डाउनलोड कर लो, क्रैक एग्जाम से क्विज लगा लो, ऐसा मूवेबल लोगो चलता हुआ आता है, वो भी आपको नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ा अंतर इसके थंबनेल में भी आप देख सकते हो, एक PDF का लोगो वगैरह ये सब गायब है, क्योंकि कंप्यूटर ही पूरा खाली हो गया, कुछ बचा ही नहीं है। अब आज बैठ करके धीरे धीरे, क्योंकि कल से तो मुझे कुछ समय मिला नहीं, आज बैठ करके बनाऊंगा, ये चीजें बनानी पड़ेंगी, क्या करें। तो चलिए कल का प्रश्न देख लेते हैं एक बार। अच्छा, कल होमवर्क प्रश्न डला नहीं है, भूल गए, तो खैर ठीक है, इनका क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपके क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वहीं पे इनकी PDF भी आपको मिल जाएगी आज से और कल की भी। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। बाकी तो और मैं आपसे क्या कहूँ। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।